Metropolis College. I'm sorry, I always reach to the point directly rather than going here and there. Okay. So today I'm going to talk to you about startups. Startup is quite a buzzword. अभी मेरा इंट्रोडक्शन देते वक्त भी इन्होंने बताया कि startups are growing. We all are aware that unicorn का नाम लें, so we have got around 90 unicorns last year. And world ranking में India third है in producing unicorns. First is USA, second is China, and third is India. Is it something which has come up suddenly? क्या आज ही ऐसा हुआ है कि we Indians have started learning कि हम कुछ नया invent कर सकते हैं, हम कुछ नया कर सकते हैं, we can come up to startup platform? Yeah, it was there. नहीं, it was always there, right? But the only thing was that nurturing was not there. हमें आइडियाज थे, तभी तो ऐसा हुआ ना कि at one point of time हल्दी का पेटेंट was taken by USA, right? Because we were not aware कि ऐसा कुछ पेटेंट लेना भी चाहिए और हमारे पास वो होना चाहिए जो हम करते हैं. So that awareness was brought up by these startup initiatives. So today we are going to talk about these startup initiatives, the legal and the ethical compliances which are required by any startup so as to convert that startup, that idea into a unicorn, right? So I was just speaking to one of the faculties, not here somewhere, and they were talking about few devices which were manufactured by the students. See, it is always said that students are the one who always have the ideas. Why they have the ideas? Because they face certain problems. Let's talk about Make My Trip. How Make My Trip came into existence. Make My Trip वाले जो दीप कालरा जी थे वो 1992 बैच IIM अहमदाबाद थे. Then he joined banking industry. He was there. He was raising funds for people and doing all banking work. Then suddenly he found that this is not my call. I mean, this is not what I meant for. I should try something else. Then at one point of time, while booking the tickets, he found it very difficult to book the tickets. Then with that, he came with an idea of Make My Trip. Make My Trip, what we see today is much better version of how it started. But Make My Trip in 2010 was the first Indian startup which has reached the level of unicorn. So the idea can be converted into a better business model only by following certain compliances. आइडिया सिर्फ आइडिया रह जाएगा, प्रोटोटाइप नहीं बनेगा, प्रोटोटाइप के बाद स्केलेबिलिटी नहीं होगा अगर प्रॉपर कंप्लायंसेस और प्रॉपर स्टेप्स फॉलो नहीं किए जाएंगे तो वो सारे लीगल और एथिकल स्टेप्स जो किसी आइडिया को कन्वर्ट करने के लिए, किसी स्टार्टअप को बनाने के लिए लगते हैं, वो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस कि बिजनेस स्ट्रक्चर क्या होता है. आप लोगों को कुछ पता है बिजनेस स्ट्रक्चर क्या होता है? नहीं पता है. ओके, से व्हाट इज योर नेम? ओके, विवेक को एक आइडिया आया और विवेक ने सोचा कि इसी आइडिया के साथ मुझे आगे बढ़ना है. विवेक डजंट हैव अ टीम, ही स्टार्टेड ऑन हिज ओन. तो विवेक जो फॉर्म करेगा उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, कि विवेक का खुद का आइडिया है, ही हिमसेल्फ इज वर्किंग, सो दैट इज अ प्रोप्राइटर कंसर्न, राइट? नेक्स्ट, आपका क्या नाम है? ओके, विवेक और प्रिंस को साथ में कोई आइडिया आया एंड दे थॉट कि हाँ ये आइडिया सही है, वी बोथ कैन वर्क टुगेदर. जब ये दोनों साथ में काम करना शुरू करेंगे तो ये एक पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं, राइट? पार्टनर प्रोप्राइटरशिप जो कंसर्न जो है उसको हमें सिर्फ रजिस्टर करना होता है, महाराष्ट्र नगर निगम लाइसेंस लेना होता है. पर जब हम पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं तो हमें एक लीगल डीड लगती है जिसको पार्टनरशिप डीड बोला जाता है. तो हमें वो एक पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी. वो डीड को हमें रजिस्टर ऑफ फर्म्स एंड सोसाइटी में रजिस्टर करवाना पड़ेगा, तब वो पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्टेंस में आएगी. पार्टनरशिप फर्म ये पार्टनर से अलग एंटिटी है, राइट? अगर इन दोनों को ऐसा लगता है कि माय आइडिया इज वेरी गुड एंड उसके साथ मैं आगे बढ़ सकता हूँ और मुझे पार्टनरशिप के बजाय कोई एक इनकॉर्पोरेटेड चीज चाहिए, तो फिर दे कैन प्रोसीड अहेड विद द एलएलपी. एलएलपी बनाने के लिए रजिस्टर ऑफ कंपनीज, एमसीए जिसको बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है. 2 या उससे ज़्यादा लोग एलएलपी का डीड बना के एलएलपी रजिस्टर कर सकते हैं. वहीं इन दोनों को लगता है कि नहीं, माय आइडिया इज वेरी स्केलेबल
एंड एलएलपी से काम नहीं चलेगा, मुझे तो पब्लिक भी जाना पड़ सकता है या मुझे इमीडिएट इन्वेस्टर्स लग सकते हैं। इन दैट केस they expand their idea and then form private limited company. Private limited company दो लोगों के द्वारा, दो डायरेक्टर्स की बनाई जा सकती है। सेम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हम एमसीए में रजिस्टर करते हैं आरओसी के साथ। रेस्पेक्टिव स्टेट्स के आरओसी, दे आर अराउंड 27 आरओसीज इन इंडिया जो स्टेट वाइज है। एमपी का आरओसी ग्वालियर लगता है, उनके साथ हम कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। सिमिलरली अगर दो के अलावा 5 लोग हैं विच आर इंटरेस्टेड और उन्हें लगता है नहीं हमारा स्केलेबिलिटी इज गोइंग टू बी टू बिग, हम प्राइवेट लिमिटेड क्यों बनाएं, लेट्स गो फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में 3 डायरेक्टर्स लगते हैं और 100 शेयर होल्डर्स हो सकते हैं इनिशियली, एंड दे कैन क्रिएट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। सो नाउ दिस ऑल आर द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कोई भी स्टार्टअप क्रिएट कर सकता है, राइट। पर इन सब में अगर आप स्केलेबिलिटी चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आगे उसे एक्सपेंड करना है, तो इट इज एनी टाइम प्रेफरेबल कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से जाएं, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कभी भी पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट हो सकती है। कोई भी इन्वेस्टर जब रहता है तो उसका कॉन्फिडेंस इज मोर ऑन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी देन एनी अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस स्ट्रक्चर के साथ ही आपके लिए ये भी नेसेसरी है कि उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अपने प्रोडक्ट का या कंपनी का नाम डिसाइड करें, क्योंकि यही नाम आगे रहेगा जिसे आप ट्रेडमार्क में कन्वर्ट करेंगे। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओनली आप उसका नाम डिसाइड कीजिए। साथ ही अगर 2 लोग साथ में मिलकर पार्टनरशिप फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं तो वी सजेस्ट कि आप फाउंडर्स एग्रीमेंट उसी स्टेज पे कर लें, ताकि आगे जाके अगर आप दोनों में कोई भी डिस्प्यूट आते हैं तो आपके प्रोजेक्ट को उसकी कॉस्ट नहीं भुगतनी पड़े, राइट। सो दिस वाज फर्स्ट पार्ट दैट वाज अबाउट बिजनेस स्ट्रक्चर्स। सेकंड पार्ट which is required for our working in a startup is business licenses. There are a lot of license required in India. आप में से कुछ लोग कुछ लाइसेंस बता पाएंगे क्या मुझे? कुछ लाइसेंस या नगर निगम एंड गुमाश्ता which is also known as Stop and Establishment Act, जो आपका एड्रेस के लिए एक प्रूफ माना जाता है। लोकल लेवल पे प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में सिर्फ एक ही लाइसेंस लगता है, दैट इज गुमाश्ता लाइसेंस। लाइक हाँ आप बताइए। Right. FSSAI license is food license required for food industry. और drug license for all the pharma industry it is required. Then there is this something called as IEC, Import Export Code. If you want to export something, IEC is required, right? So this all license are required. Apart from this, if you create a partnership firm or a private limited company or an LLP, it is necessary to have a PAN and TAN registration of that. PAN is permanent account number which is required for income tax purpose, and TAN is tax deduction account number which is required for deducting TDS, right? So these are the licenses which are required. Now we come to the taxation part of it. Now what are the taxes applicable in India? बताइए state tax कौन सा है? Professional tax is still a state tax. Octroi is a state tax. GST अब सेंट्रली हो गया है, जो इंटर स्टेट पे IGST लगता है। विद इन अ स्टेट CGST, SGST इज देयर, जिसमें CGST पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और SGST पोर्शन स्टेट गवर्नमेंट का होता है। सो टैक्सेशन एंगल से 3 मेन इंपॉर्टेंट टैक्सेस विच आर एप्लीकेबल फॉर एनी स्टार्टअप आर GST, इनकम टैक्स एंड प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स स्टिल एप्लीकेबल for all the states which is governed by state and state charges that tax, right? Tax में बहुत सारे benefits हैं startup को, especially income tax में, that I'll cover later on in my year. So taxation wise, 3 taxation any startup is required to comply with: GST, income tax and professional tax, right? फिर after taxation, the next important thing for any startup is labor laws. Once you are registered under DPIIT, are you aware of DPIIT? Okay, startup registration DPIIT में होता है, Department of Promotion of Internal and there's something and Technology. I'm also forgetting that. So DPIIT startup का registration करते हैं। आप startup का website अगर click करेंगे, so registration is required under DPIIT. License we have covered, taxation we have covered, now we are coming to labor laws.
अगर आप DPIIT में कवर्ड है तो स्टार्टअप को एग्जाम्पशन है कि वो एक सेल्फ डिक्लेरेशन देके और लेबर लॉ के कंप्लायंस से बाहर आ सकते हैं, बट अदरवाइज यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद लेबर लॉ। लेबर लॉज कौन से एनी आइडिया? Which and all are the labor laws applicable in India? There are vast labor laws which are applicable, but we are going to cover only 7 of them which are actually applicable to all the major industries. So what benefit should be given to the workers who are working in the startups? Can you just repeat please? So what facilities should be given to the employer? Yeah, but I am talking of the labor laws which will be applicable. Like the PF should be there. PF, right? Provident Fund, बिल्कुल. Child labor prohibition act. Child labor prohibition, but वो जनरली स्टार्टअप पे आता नहीं है. मतलब there are 7 labor laws which are mainly applicable for any startup. Insurance should be compulsory for. That is ESIC. One is EPF. EPF is applicable if the number of employees are beyond 15 and average salary of employee is less than 15,000. Then we have got ESIC. ESIC is applicable if the salary is less than 21,000 per month. Right? Then we have got Industrial Dispute Act 1947, which is applicable for startups also. Then we have got Sexual Harassment Act, which is applicable here. Then we have got Maternity Benefit Act, which is also applicable to startup. So likewise, there are 7 labor laws which are applicable to all the startups. But those startups which are registered with DPIIT as a startup with Government of India get the benefit that by just filing the declaration that they are registered with the Startup India scheme, they get the exemption from that. This exemption is initially for first year and can be extended for 2 more years, 2 times. So in total, this exemption is available for 5 years. So this covers our labor law portion. Now next part is documentation. Documentation forms very important part of a startup. So can anyone tell me what are the documentation which a startup is required? GST certificate. That we have covered in taxation. Because GST certificate, PAN, TAN, they all are the basic documentation. And they are not some documents which you are creating. That government is providing to you, right? So any other person who can reply on this, what are the documentation required? Documents also we can divide in various parts. First is say foundation documents, right? So when I talk of foundation document, अगर partnership firm है, तो my partnership deed become foundation document. वहीं अगर private limited company है, तो company के case में there is something called as memorandum of association and article of association. वो foundation document हो जाते हैं, right? So these are foundation documents. Along with that, the founders agreement is also foundation document. Second document which is very important for startup is employees agreement. They have to have employees agreement at place. क्योंकि initially development phase में जो employees हैं आपके साथ, they are very important for the growth of organization. In case any of them is going out of the organization, you have to have agreement with them. You have to have non-competence with them. You have to have non-disclosure agreement with them. So these are very important agreement which every startup should have. And initially अगर ये सारे agreements बनवा लिए जाते हैं, तो ये बेहतर होता है कि आगे जाके dispute के केस में, मतलब आप ये सोचिए कि dispute अगर इंटर से founders में भी dispute आ गया, तो startup will not be impacted. We have seen this in case of Flipkart. कि फाउंडर्स में डिस्प्यूट आया तो भी फ्लिपकार्ट एज इट इज रही, फ्लिपकार्ट को कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, राइट? सिमिलरली अगर कोई हमारा की पर्सन, मान लीजिए कोई स्टाफ नहीं है जिस पर आप बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे थे और कल वो छोड़ता है, तो वो अगर आपने उसके साथ नॉन कॉम्पिटेंस या नॉन डिस्क्लोजर नहीं साइन किया है, तो वो किसी कॉम्पिटिटर के साथ ज्वाइन कर सकता है या वो खुद ऐसा कुछ बना सकता है, क्योंकि ही हैज गॉट द बेसिक आइडिया हाउ यू आर मूविंग अहेड विद द थिंग्स. जो इनिशियल से जुड़ा रहेगा उसके साथ हमेशा ये प्रॉब्लम रहेगा. So it is always beneficial to have this type of agreements at place जिन्हें आप बाइंड कर सकें. इसके साथ ही जब स्टार्टअप्स फंडिंग के लिए जाते हैं तो फंडर्स भी ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं स्टार्टअप्स के जो इनिशियल से चले आ रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स का ड्यू डिलिजेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. क्योंकि आप समझिए कि जो स्टार्टअप का फंडर है
नॉट नेसेसरी कि अगर इंदौर का स्टार्टअप है तो मुझे जो फंड कर रहा है वो इंदौर का ही है, जो आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ रहा है कि भाई दिस चैप हैज फॉर्म दिस स्टार्टअप या ऐसा स्टार्टअप यहाँ क्रिएट हुआ, वैसा ज़रूरी नहीं है ना। जो हमारा फंडर है वो इंदौर से बाहर का है या वो माइट भी इंडिया से बाहर का है, तो उनके ड्यू डिलिजेंस फॉर्मेट्स हैं, और ड्यू डिलिजेंस फॉर्मेट्स में ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं अभी बात कर रही हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास इंटैक्ट रहें, ये डॉक्यूमेंट्स आपने बनाए हुए हों। इसके साथ ही कंपनीज के केस में इट इज़ कंपल्सरी टू हैव बोर्ड मीटिंग के रेजोल्यूशंस, क्योंकि वो रेजोल्यूशन किसी भी सामने वाली कंपनी को ये आइडिया देते हैं कि जब कोई मेजर डिसीजन लिया गया तब डायरेक्टर्स का रुख क्या था, वेदर ऑल द डायरेक्टर्स आर एग्रीइंग टू दैट और नॉट। सो ऑल दिस थिंग्स impact the decision maker of our funder. So इसलिए all these documents plays very important role in the documentation part of any startup. Now after documentation, another important thing with the startup is IPR. What are IPRs by the way? IPR क्या? Right, intellectual property right. आप ही स्टार्टअप्स के बारे में ज़्यादा पढ़ते हो शायद। ओके, सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या हुए, या आप लोगों के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आप किस चीज़ का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लेने जाएंगे? Yes. So what right you will get on the logo? हाँ, पर उसके लिए आपको कुछ राइट लेना पड़ेगा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन IPR को? नहीं, it can't be copyright या ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क जैसे हम से वी ऑल आर अवेयर ऑफ मैकडॉनल्ड्स, देयर इज अ स्पेशल M फॉर मैकडॉनल्ड्स। हम लोग एयरटेल देखें तो एयरटेल का एक स्पेसिफिक लोगो है, वो लोगो एयरटेल ही यूज कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। क्यों ऐसा? बिकॉज एयरटेल हैज टेकन ट्रेडमार्क ऑन द सेम। सो ट्रेडमार्क इज वन IPR व्हिच इज रिक्वायर्ड। और ये तो इनफैक्ट आई सजेस्ट कोई बहुत सीरियस है और सिंसियरली वांट टू गो फॉर स्टार्टअप ना, और नाम जैसे ही डिसाइड करता है, नाम डिसाइड करते हुए ही ये चेक कर ले कि उनके क्लास में वो ट्रेडमार्क अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि ट्रेडमार्क के क्लासेस आर देयर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। तो आप जिस बिजनेस से रिलेटेड बिजनेस करने जा रहे हैं या स्टार्टअप चालू करने जा रहे हैं, आप डे 1 को देख लें कि वो ट्रेडमार्क अवेलेबल है या नहीं जो नाम आप लेना चाह रहे हैं। ट्रेडमार्क के अलावा IPR इज कॉपीराइट ऑल्सो। ट्रेडमार्क का वैलिडिटी 10 years के लिए है, and after 10 years it has to be renewed for further 10 years, right? Then second IPR is copyright. Copyright किस चीज का आएगा? Copyright of name and products. नहीं, नेम तो ट्रेडमार्क में आ जाता है, राइट? प्रोडक्ट्स किस तरह के प्रोडक्ट्स? कंपनी ने कोई नया इनोवेट किया हो या तो फिर पेटेंट के लिए नहीं जाएंगे, कॉपीराइट क्यों जाएंगे? राइटिंग चीजें जो होती हैं, फिजिकल मटेरियल, मान लीजिए आपके कोड्स हैं, आप में से काफी सारे CS वाले भी है ना यहाँ, तो इफ यू आर राइटिंग अ कोड फॉर अ प्रोग्राम एंड यू फील कि वो कोड मेरा बहुत ही ये है, दैट शुड नॉट बी कॉपीड एंड एवरीथिंग, तो यू कैन टेक कॉपीराइट ऑफ दैट कोड। सेम कोड कैन नॉट बी कॉपीड एंड कैन नॉट बी टेकन बाय एनीवन एल्स, राइट? कॉपीराइट 20 years तक वैलिड है, आफ्टर 20 years you get it renewed again, right? Then another thing is patent. पेटेंट किन लोगों के लिए ज़्यादा ये आपके या मैकेनिकल वालों के लिए पेटेंट काम का है ना? There is this engine you felt कि बहुत पेट्रोल खा रहा है, there is this device I have created, ये डिवाइस लगाने से मेरा पेट्रोल का कंजम्पशन goes down, तो it is something which is worth going for patent, isn't it? Right? So patent we can get for this type of products. Patent territory wise होता है, that is अगर हम पेटेंट कराते हैं तो वो इंडिया के लिए पेटेंट अलग होता है, और वही प्रोडक्ट अगर आप वर्ल्ड वाइड चाहते हैं तो वर्ल्ड वाइड के लिए you need to go for another patent for the same, right? So 3 important IPRs which are required for any startups are copyright, trademark and patent. Trademark initially as soon as you decide on the name, go for trademark. जब आप कोई प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं या कुछ, it is always better to go for a patent. या कुछ कोड्स या राइटिंग ये है तो it is better to go for copyright, right? Next is winding up.
बना लिया कंपनी, सब कुछ कर लिया, बहुत वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट कि हाँ मेरा कंपनी यूनिकॉर्न में ही आना चाहिए था, सारा प्रोडक्ट देख लिया, सब कुछ कर लिया, एंड फाइनली वन फाइन डे वी फाउंड अरे इसका तो बेटर स्टार्टअप आ गया इसी प्रोडक्ट के लिए, एंड वी आर नोवेयर। इट इज़ वेरी कॉमन, स्टार्टअप में ऐसा होता है ना, आप आइडिया पे वर्क करो, नॉट नेसेसरी कि वही आइडिया किसी और को नहीं आया था या उसने वो काम नहीं कर रहा था। बाय द टाइम यू मेक इट स्केलेबल या आप किसी लेवल तक पहुंचो, उसने मार्केट में लॉन्च कर दिया वही प्रोडक्ट, राइट? तो आपको लगेगा यार ये किसी काम का नहीं, अब कोई इन्वेस्ट करने में ध्यान नहीं देगा, एंड एवरीथिंग लाइक दैट। फिर व्हाट टू डू, यू विल फील कि चलो लेट्स क्लोज द कंपनी। सो दैट इज इजी एग्जिट। स्टार्टअप्स के लिए गवर्नमेंट ने इजी एग्जिट स्कीम दिया है, जिसमें 90 डेज में आरपी प्रोफेशनल कैन बी अपॉइंटेड, इन 90 डेज में वो कंपनी वाइंड अप कर देता है। मैं आपको एक आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि हम लोग कंपनीज बनाते हैं, एंड कंपनी बनाना इज वेरी इजी प्रोसेस। आई मीन विद इन 3 days वी कैन गेट एनी कंपनी रजिस्टर्ड एनीवेयर इन इंडिया। 3 दिन में कंपनी बन जाती है। कंपनी बनने के साथ साथ मेमोरेंडम, आर्टिकल, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पैन कार्ड, 10 नंबर, जीएसटी नंबर, आईसी कोड, पीएफ, ईएसआईसी एंड बैंक अकाउंट, ये सातों चीजें एक साथ मिल जाती है। इसीलिए इंडिया का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग सुधरा, because all these things have been done at one go, at one place and very fast, right? तो कंपनी बनाना बहुत आसान है, but when it come to closure of a company, हम नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्लोजर में भी मिनिमम से मिनिमम 3 से 6 महीने हमें लग जाते हैं, एंड दैट टू फिर लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, क्रेडिटर्स से कंसेंट लो, सप्लायर्स से कंसेंट लो, डेटर्स से कंसेंट लो, अनसिक्योर्ड लोन है उनके कंसेंट्स एंड लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज। Whereas अगर स्टार्टअप है, स्टार्टअप वांट्स टू क्लोज, तो उन्हें 90 डेज में इजी एग्जिट स्कीम मिला है कि विदिन 90 डेज यू कैन क्लोज द सेम। सो दिस कवर माय फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्पीच। कुछ लंबा है वैसे, बिकॉज कंप्लायंस बहुत ज़्यादा है, तो आई होप लंच की जल्दी नहीं ना? तो अनदर हाफ एन आवर आई कैन टेक दैट मीन्स, ठीक है। अब आते हैं अपन स्टार्टअप का, ये सारा फॉर्मेलिटीज तो अपना इन हाउस हो गया, हमने समझ लिया कि स्टार्टअप बनाने के लिए कंपनी बनाना है, चलो ठीक है, एग्रीमेंट्स भी सारे कर लिए हमने सारे एम्प्लॉइज का भी ध्यान रख लिया, आईपीआर ले लिए, सब हो गया, ठीक है। पर जब तक कि आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं होंगे, आपका स्टार्टअप इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ स्टार्टअप। दैट मीन्स ये सारा प्रोसेस जो अभी तक हमने पढ़ा और किया है विल नॉट बी हैविंग एनी इम्पैक्ट टिल द टाइम यू आर रजिस्टर्ड विद स्टार्टअप इंडिया, राइट? सो स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन के क्या क्या स्टेप्स हैं? तो फर्स्ट स्टेप सेम इनकॉर्पोरेट करना है कंपनी, क्योंकि स्टार्टअप इंडिया में सिर्फ एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, एक एलएलपी या एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यही 3 एंटिटीज रजिस्टर हो सकती है। प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ओपीसी, दे कांट बी रजिस्टर्ड विद स्टार्टअप इंडिया स्कीम, राइट? So first is incorporating a company, which we already discussed. Second part is registering with Startup India. Registration के लिए क्या करना है? कंपनी का एक यूनिक ईमेल आईडी और एक अपना सेट फोन नंबर, क्योंकि वो दोनों पे ओटीपी आएंगे। With that OTP you can register yourself. पर वो रजिस्ट्रेशन से पहले there are few things which Startup India wants to know. क्या कि कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन है उसको 10 साल से ज़्यादा तो नहीं हो गए हैं। That means a company which is incorporated in last 10 years can only apply for this type of registration, right? Second is the product. The product should be innovative and scalable also. Self innovation will not serve the purpose. The idea is to generate employment also, to involve people also. The idea is to get some problem solved through that. But there was this problem which has been solved by this innovation, and that's why that innovation is important. So that innovation has to be there. Third part is कि last year में या last किसी भी साल में वो कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं गया हो। जो भी कंपनी स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर होना चाहती है, इट इज़ नेसेसरी कि उसका टर्नओवर लास्ट सालों में 100 करोड़ से ऊपर नहीं गया हो। और लास्ट कंडीशन इज कि वो कंपनी किसी कंपनी को स्प्लिट करके नहीं बनी हो, कि भाई पहली हमारी कंपनी थी और हमें लगा वो नहीं चल रही है तो चलो उसके शेयर्स इसको दे दिए और इन्होंने उसी प्रोडक्ट पे काम शुरू कर दिया, एंड नाउ दे हैव कम अप कि चलो हमें स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन देना। तो जो भी रीस्ट्रक्चरिंग, रीअरेंजमेंट इन सब से कंपनियां बनी हैं,
they are not eligible to be registered as a startup with Startup India scheme. Now, for getting the registration, what and all documents are required? अब डॉक्यूमेंट्स तो आप लोग मुझे बताओ, मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए. सो लेट्स चेक उनमें से कितने डॉक्यूमेंट्स आपको याद है. तो क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? चलिए, अगर मुझे किसी कंपनी को रजिस्टर करना है तो अकॉर्डिंग टू यू क्या डॉक्यूमेंट मांगना चाहिए स्टार्टअप इंडिया स्कीम में रजिस्ट्रेशन के लिए? अब आप भी नहीं एंड आप भी नहीं बताएंगे, एनीबडी एल्स विल टेल. मैम, फाउंडर्स एग्रीमेंट से स्टार्टअप इंडिया को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आप करो नहीं करो, दैट इज नन ऑफ देयर कंसर्न. वो तो इंटरनल डॉक्यूमेंट है ना. देखिए, कभी भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट मांगेगी ना तो इट हैज टू बी ऑलवेज एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट व्हिच एन एक्सटर्नल पर्सन कैन आस्क फॉर, राइट? हाँ जी. बैंक स्टेटमेंट या बैंक डिटेल्स दे कैन आस्क फॉर, राइट? पर वो बहुत लेटर आएगा. उससे पहले शुरुआत तो आप शुरुआत से कीजिए ना. कि शुरुआत में क्या हम कैसे शुरुआत की थी? चलो, कंपनी कैसे बनाई थी? कंपनी जब रजिस्टर होती है तो जैसे द सर्टिफिकेट व्हिच इज इशूड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इज कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. So initial document required for registration with Startup India is certificate of incorporation, memorandum of association and article of association. Memorandum of association, article of association and certificate of incorporation. ये तीनों basic document होते हैं किसी भी कंपनी के. They are public documents. They are available at public domain and can be viewed by anybody and everybody. ऐसा. Memorandum of association basically ये बताता है कि वो कंपनी किन ऑब्जेक्ट्स के लिए बनी है, कंपनी का नाम क्या है और कंपनी का कैपिटल क्या है, एंड हु आर द सब्सक्राइबर्स, कि जिन्होंने इनिशियली बोला है कि वो कंपनी में पैसा लगाएंगे तो वो सब्सक्राइबर्स कौन है. पर कंपनी क्या रूल्स फॉलो करेगी, कितने समय में मीटिंग्स होंगी, कितने बोर्ड मेंबर्स होंगे, इनिशियल डायरेक्टर्स कौन होंगे, ये सारी चीज़ें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन गवर्न करता है. इनिशियल डॉक्यूमेंट्स जो हमें चाहिए वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, देन जीएसटी रजिस्ट्रेशन, पैन नंबर, टैन नंबर, बैंक डिटेल्स. अगर कोई आपका इनोवेशन है, कोई प्रोडक्ट है जिसका आपने पेटेंट लिया हुआ है या कोई ट्रेडमार्क लिया हुआ है, किसी कोड के लिए आपने कोई कॉपीराइट लिया हुआ है, तो कॉपी ऑफ दैट कॉपीराइट्स. देयर आर स्टार्टअप्स जिन्होंने कभी सोचा नहीं था रजिस्टर होने के लिए, पर छोटे लेवल पे व्हेन दे पोर्ट्रे देयर प्रोडक्ट्स तो पता चलता है उन्हें कुछ अवार्ड्स मिल जाते हैं, राइट? तो वो सारे अवार्ड जो उन स्टार्टअप्स को मिले हुए हैं, सो दैट ऑल विल सब्सटेंशिएट योर क्लेम दैट आई एम एलिजिबल टू बी रजिस्टर्ड एज अ स्टार्टअप अंडर दिस स्कीम. साथ में वो सारी कंपनियां जो इस स्कीम में रजिस्टर होना चाहती हैं उनके पास वेबसाइट होना ज़रूरी है. दे हैव टू हैव अ वेबसाइट सो दैट दे कैन पोर्ट्रे थिंग्स देयर, क्योंकि गवर्नमेंट इन स्टार्टअप इंडिया स्कीम में कोई भी फिजिकल वेरिफिकेशन वाला क्लॉज नहीं है. जो भी कुछ वो वेरीफाई करते हैं, दे वेरीफाई ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विच यू प्रोड्यूस बिफोर दैट. और ऑनलाइन पोर्टल है, आप स्टार्टअप इंडिया का वेबसाइट देखेंगे, इट इज़ वेरी यूजर फ्रेंडली एंड ऑनलाइन पोर्टल इज देयर. आप सिर्फ डॉक्यूमेंट्स अटैच करते जाओ एंड द क्वेश्चंस विच दे आर आस्किंग, द क्वेश्चंस आर क्वाइट सिंपल. व्हाट इज योर प्रोडक्ट, in what way you feel your product is going to make the life easier, what solution your product brings in, इस तरह के क्वेश्चन है. Plus they want to know how scalable is your product and how you are going to scale the product. ये जो incubation centers हैं वो आपको help करते हैं in prototype creation. साथ ही प्रोटोटाइप को कैसे इवॉल्व कर सकते हैं, वो प्रोटोटाइप के बाद किसी इंडस्ट्रियल टाइप के साथ उसको मैन्युफैक्चरिंग में आपका हेल्प करते हैं, उसकी फंडिंग में आपका हेल्प करते हैं. तो पूरा स्टार्टअप मेंटरिंग ये इंक्यूबेशन सेंटर करते हैं. दिस इज वेरी स्पेशल फैसिलिटी विच इज अवेलेबल टू अ स्टार्टअप. आप ये देखिए ना, नॉर्मली अगर कल आपको ऐसे लगता है कि आपको एक आईटी कंपनी खोलनी है विच इज नॉट अ स्टार्टअप, तो कैन यू गो टू एनीबडी एंड आस्क भाई मेरे को कंपनी खोलनी है, एंड कंपनी बनाना तो कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बना देगा, फाइनेंशियल प्लानिंग कोई भी कर देगा, बट एक्चुअली जो टीडिंग ट्रबल्स आती हैं जो एक्चुअली आप ही के सेक्टर से रिलेटेड है, वो कोई भी दूसरा आपको इसलिए नहीं बताएगा बिकॉज दे विल फाइंड यू एज अ कॉम्पिटिटर. वेयरएज स्टार्टअप में आपको ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आपको अदर एंटरप्रेन्योर से मिले. एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि वो एंटरप्रेन्योर को आपका आइडिया अच्छा लगा एंड ही विल से यार आई टेक अ स्टेक ऑफ 10% इन योर कंपनी. So that is best thing that can happen. We know that there are a lot of startups which have been funded by Sachin Bansal or Binny Bansal or Tata
बहुत सारे लोगों ने स्टार्टअप्स फंड किए हुए हैं। तो एक स्टार्टअप की एक्चुअल स्टार्टअप के जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो एक स्टार्टअप बेहतर समझ सकता है बनिस्बत किसी मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस इंडस्ट्री के, राइट। अब एक और थिंग जो स्टार्टअप को लगती है क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है विच इज़ रिक्वायर्ड, वैसे दूसरी कंपनीज को भी लगती है पर स्टार्टअप्स को शायद ज़्यादा लगती है। बताइए। इन्वेस्टमेंट एंड फंडिंग। तो व्हाट एंड ऑल कैन बी द वेज फॉर इन्वेस्टमेंट? हाँ बैंक, ठीक है, पर बैंक ना बिना कोलैटरल के बहुत कम फंड करता है। और स्टार्टअप मतलब मेरा पर्सनल ये बताऊं तो मोस्ट ऑफ द बैंक्स डोंट अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ स्टार्टअप। शेयर मार्केट, आईपीओ तो बहुत लेटर स्टेज पे जाओगे ना, अभी तो आपको कंपनी खड़ी करनी है और उसको फ्रेंड्स और फैमिली पर लिमिटेशन है फ्रेंड्स और फैमिली पे तो कितना अमाउंट, एक तो अमाउंट का लिमिटेशन है, दूसरा जो फ्रेंड्स और फैमिली आसपास होगा वो रोज फोन करके पूछेगा भाई कहाँ तक पहुँचा, क्या आज बेचना शुरू किया क्या। मैं वही बोल रही हूँ, वो पेशेंस फ्रेंड्स और फैमिली में होना बहुत मुश्किल है, प्रेशर रहेगा। हाँ तो बताइए। और यस एंजल इन्वेस्टर, क्या होता है एंजल इन्वेस्टर? एंजल इन्वेस्टर बेसिकली एक पर्टिकुलर पर्सन जो हाँ वो एंजल इन्वेस्टर होता है, दूसरा होता है आप दुनिया में बड़ी ठीक है। एंजल इन्वेस्टमेंट मैं लेटर कवर करने वाली थी पर मैं अभी आपको बताऊँ, एंजल इन्वेस्टमेंट इज वन वर्ड जो सेबी गवर्न करता है। सो सेबी हैज गॉट AIF एक्ट जिसमें एंजल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स आर कवर्ड, जिसमें एनी इन्वेस्टर हैविंग नेटवर्थ ऑफ 2 करोड़ एंड मोर और जिसने इस तरह के यूनिट्स में इन्वेस्ट किया हो, प्रायर एक्सपीरियंस हो, या कोई बॉडी कॉर्पोरेट जिसका 10 करोड़ से ज़्यादा का नेटवर्थ हो, दे कैन बी एंजल इन्वेस्टर फॉर एनी कंपनी ऐसा। पर एंजल इन्वेस्टर भी एक लेटर पार्ट पे आएगा। यू नीड अ सीड फंड, फिर गवर्नमेंट कम देती है। देखिए मेजर वेज बाय विच वी कैन गेट इट फंड इज फ्रेंड्स एंड फैमिली, सेकेंड इज बूट स्ट्रैपिंग कर सकते हैं कि आपकी ही जो बचत है बचा कुचा सब कुछ लगा दिया वैसा वाला चीज़। थर्ड इज इंक्यूबेटर, अगर आप प्रॉपर किसी इंक्यूबेटर के थ्रू जाते हैं या इंक्यूबेटर में आप मेंटरिंग लेते हैं तो इंक्यूबेटर जनरली प्रोवाइड्स फॉर दिस फंडर्स, दे आर रेडी टू इन्वेस्ट। पर ये क्योंकि इनिशियल लेवल पे इन्वेस्ट करते हैं तो वो वैल्यूएशन भी कम करते हैं। आई एम श्योर आप सब लोगों ने वो शार्क टैंक इंडिया देखा होगा ना, तो फिर तो फंडिंग तो आप लोग मुझसे ज़्यादा अच्छे से बता सकते हो कि फंडिंग कैसे हो सकता है। and they give you funding but they eat the biggest pie. Absolutely, because you are at the initial phase. आप आज उस स्टेज में ही नहीं हो कि you can ask for the bigger pie, right? और आप खड़े ही तब होंगे तब when you will have that bigger pie with you, isn't it? Okay, so incubation, then incubators जैसे ही incubators बहुत initial stage वाले funders हैं. Same way we have got accelerators, जो incubation stage से cross हो गया है need a funding, तो फिर these accelerators are there which provide funding. Then we have got angel investor, जो मैंने अभी आपको बताया. Then we have got venture capitalist. Okay, अब venture capitalist किसी ने सुना हुआ है क्या है? सुना है क्या है venture? सुनाइए. Okay, हाँ. Someone who invests on behalf of some company. Okay. If I want to invest in a startup and I already have my own company, so like I hire a VC, venture capitalist, and he will invest for me. हाँ, similar to that. वेंचर कैपिटल कॉन्सेप्ट इंडिया में 1996 में सेबी ने लाया था by bringing in an act for venture capitals. और initially IDBI, ICICI, SIDBI, these were few banks which created venture capital fund. But बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा. बहुत कम प्राइवेट वेंचर कैपिटलिस्ट भी इंडियन है, बाहर वाले बहुत वेंचर कैपिटलिस्ट है. वेंचर कैपिटलिस्ट इज एज गुड एज अ पर्सन जिसके पास 100 इन्वेस्टर है जिन्होंने बोला हुआ है मेरा 1-1 करोड़ लगाना है और मुझे आईटी में लगाना है, मुझे फार्मा में लगाना है. सो वेंचर कैपिटल वो प्रोजेक्ट्स एनालाइज करते हैं और वो उस तरह के उसमें इन्वेस्ट करवाते हैं. So banks can be considered as venture capital. नो दे आर नॉट. बैंक्स के अलग रोल ज़्यादा है ना. बैंक्स कैन हैव अ स्पेशल डिविजन विच कैन डू ओनली वेंचर कैपिटल का थिंग, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है. बट वेंचर कैपिटल में अभी some 5-6 years back
MP वेंचर कैपिटल कंपनी एक लॉन्च हुआ था, बट उन्होंने शायद फंडिंग ज़्यादा नहीं किया है, बट वेंचर कैपिटल इज देयर, गवर्नमेंट के भी है, प्राइवेट वेंचर कैपिटलिस्ट भी हैं जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देख के इन्वेस्ट करते हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट बैंक लोन है ही, बट बैंक डेफिनेटली आस्क फॉर जनरली कोलैटरल्स, कि आप क्या कोलैटरल दे रहे हैं या गारंटीज बैंक को चाहिए होती है। IT में जनरली ऐसा होता है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर बैंक टू असेस दैट व्हाट दैट प्रोडक्ट विल बी। अगर कोई आप ये समझिए कि अगर कोई मोटर है तो दे कैन अंडरस्टैंड कि ये मोटर है और 10 बनाएंगे, पर टेक्नोलॉजिकली ये समझ पाना कि वो प्रोटोटाइप किस तरह का होगा, क्या ऐप आएगा, उसके क्या राइट्स होंगे, क्योंकि बैंक के पास अल्टीमेटली कुछ भी कोलैटरल नहीं होता इन दैट केसेस। सो बैंक्स आर लिटिल रिलक्टेंट, बट या दे आर फंडिंग बिकॉज दिस फंडिंग हैज बीन गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी स्टार्टअप फंडिंग है उनका काफ़ी कुछ पोर्शन इज गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इसलिए बैंक्स भी स्टार्टअप को फंडिंग कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो फंड ऑफ फंड्स है, सिडबी है, जिसको स्पेसिफिक गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ का फंड दिया है, जो दे ही रही है। और जैसे छत्तीसगढ़ में देयर इज दिस स्कीम कि जहाँ स्टार्टअप फंडिंग लेते हैं तो 40% सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, कि अगर आपका 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 40 lakhs हैव बीन बोर्न बाय द गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ फॉर दोज स्टार्टअप्स। सो दिस ऑल आर द फंडिंग ऑप्शंस अवेलेबल। फिर फंडिंग में ही कुछ टर्मिनोलॉजीज हम लोगों ने आज डिस्कस की, जैसे सीड फंडिंग जो इनिशियल लेवल पे फंडिंग के लिए लगता है, देन एंजल फंडिंग इज देयर, सीड से थोड़ा सा ऊपर आए तो एंजल लगेगा। उसके बाद वी हैव गॉट, कौन सी और फंडिंग है जो आप ऑफन सुनते आ रहे हो, बताओ? सीरीज ए, सीरीज बी एंड सीरीज सी फंडिंग। सेम वे में सीड हमारा इनिशियल था, उससे थोड़ा बड़ा लेवल वॉज एंजल। जब प्रोटोटाइप बन गया और 10 प्रोटोटाइप ला पाए, सीरीज ए आया। जब उसको थोड़ा और लेवल पे ले गए, सीरीज बी आया, एंड लास्ट स्टेज इज सीरीज 3। और जनरली ये सारे फंडर्स ये ऑप्शन रखते हैं कि आप एक स्टेज के बाद IPO लाएंगे और वो फंडर्स अपना फंड बाहर निकाल पाएंगे। ऐसे बहुत सारे IPOs लास्ट ईयर हमारे आए हैं, कुछ नाम बताओ मुझे। ठीक है, और पेटीएम आया, हाँ, नायका आया, हाँ नायका, पेटीएम, जोमेटो। ठीक है, तो अब दिस कवर्स मेजरली जो बेनिफिट्स अवेलेबल है स्टार्टअप को, स्टार्टअप कैसे बनाना है, डॉक्यूमेंट क्या रखना है, और स्टार्टअप को रजिस्टर कैसे करना है। अब कुछ टेक्निकल, मेरे वाले टेक्निकल पार्ट पे आते हैं, राइट। सो माय टेक्निकल पार्ट इज टैक्सेशन। सो व्हाट बेनिफिट्स you are not getting it, I mean you are able to understand, so tell me what I was talking about. Actually you can go outside and talk because other people will get disturbed, right? Okay, so taxation part, what are the benefits available to startup? काहे के लिए कोई स्टार्टअप में आएगा, या अगर आता है तो गवर्नमेंट स्टार्टअप प्रमोट करने के लिए क्या बेनिफिट्स देती है? हाँ, यस, एक्चुअली कोई भी स्टार्टअप विच इज रजिस्टर्ड अंडर स्टार्टअप इंडिया स्कीम, उसको 3 साल तक कोई टैक्स नहीं लगता है। वो कैसा बेनिफिट है कि 10 साल के स्पेन में आप चूज कर सकते हैं कि आप कौन से 3 साल वो बेनिफिट लेना चाहते हैं। क्या होता है, इनिशियल स्टेज में स्टार्टअप में फंड लगता जाता है, कॉस्टिंग्स लगते जाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आता। सो इसीलिए वो स्पेन ऑफ 10 ईयर्स रखा कि 3 साल बाद या 4 साल बाद जब आप प्रॉफिटेबल लेवल पे आए, आपने बोला चलो अब मुझे टैक्स नहीं देना है। सो फॉर 3 consecutive years फ्रॉम दैट ईयर यू कैन हैव दैट बेनिफिट कि आप टैक्स ना दें किसी भी इनकम पे। दैट इज वन पार्ट। दूसरा इज देयर इज दिस सेक्शन कॉल्ड सेक्शन 56 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इनकम टैक्स में, राइट। उस सेक्शन में क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई भी चीज़ है, से फॉर एग्जांपल दिस बॉटल, अगर ये बॉटल नॉर्मली बाजार में 100 रुपये में मिलती है और मुझे आपने 80 रुपये में दे दी, राइट। नॉर्मल मार्केट वैल्यू इज 100 रुपीज़, वेयर यू हैव गिवन मी इन 80 रुपीज़। गवर्नमेंट केम टू नो कि आपने मुझे 80 रुपये में दे दी है, तो जो 20 रुपीज़ डिफरेंस ऑफ द बॉटल है वो मेरे हैंड्स में टैक्सेबल होगा एज माई इनकम। वेयर एज इन केस ऑफ स्टार्टअप, अगर स्टार्टअप का फेयर मार्केट वैल्यू हायर आता है पर इन्वेस्टर को शेयर्स वो कम रेट पे दे देता है, सो सेक्शन 56 के कॉन्सिक्वेंसेस विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन दैट। हाउएवर देयर आर फ्यू कंडीशंस कि इतना % से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए उस इन्वेस्टर का,
वो इन्वेस्टर ने 3 साल तक वो इन्वेस्टमेंट इंटैक्ट रखना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि वो इन्वेस्ट करे, बेनिफिट्स ले और चले जाए। तो वो सारे कंडीशंस आर अपार्ट, दे आर ऑलरेडी देयर, पर ये बेनिफिट उन्हें मिल सकता है। सिमिलरली कैपिटल गेन से बेनिफिट है। अगर आप कहीं भी देखिए, कैपिटल गेन क्या होता है, कैपिटल असेट से प्रॉपर्टी, ये अगर आप कभी बेचते हैं और उनमें जो डिफरेंस रहता है परचेज और सेल में, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड कैपिटल गेन्स, राइट। तो स्टार्टअप में 2 सेक्शन है। अगर मैंने मान लीजिए 1 करोड़ का प्रॉपर्टी बेचा, जिसका मुझे परचेज वैल्यू वॉज 40 लाख और कुछ इंडेक्सेशन मिलता है हमें, तो इंडेक्सेशन के बाद भी से 70 लाख का हुआ था और मैंने उसे 1 करोड़ में बेचा। अब वो जो 30 लाख से कुछ फंड्स दिए हैं गवर्नमेंट ने, अगर वो फंड्स में आप इन्वेस्ट करते हैं, दे फंड्स आर स्पेसिफिकली इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप्स, तो अगर वो फंड्स में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वो टैक्सेशन बेनिफिट मिलता है। That means indirectly every human being who is investing in those funds is investing in a startup for government of India, so that benefit is available. Apart from that, एक set off and carry forward of losses होता है। अगर हमारे losses होते हैं बिजनेस से, तो वो हम अगले साल के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर पाते हैं, तो वो एडिशनल बेनिफिट इज अवेलेबल फॉर स्टार्टअप। फिर ईसोप्स के केस में, अगर ईसोप्स एक पर्टिकुलर पीरियड तक एम्प्लॉय आपका रिडीम नहीं करता, डू यू नो व्हाट इज ईसोप? Who can explain? आपके अलावा कोई, आप बताइए what is ESOP? एक्चुअली क्या होता है कि जो कंपनीज विच आर इनिशियली इन द स्टेज, वो शायद उतना कैश फ्लो नहीं दे पाए अपने एम्प्लॉयज़ को, पर उन्हें एम्प्लॉयज़ रिटेन करने होते हैं। तो उन एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने के लिए अलॉन्ग विद द सैलरीज दे पे ESOPs, जो कंपनी के शेयर्स देते हैं उन्हें, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शंस। तो एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शंस पे भी टैक्स बेनिफिट्स आर देयर, प्रोवाइडेड कि जो टेन्योर ऑफ एम्प्लॉई विद द कंपनी है वो एक पर्टिकुलर रहे और वो एक पर्टिकुलर पीरियड तक वो कंपनी उन्हें एम्प्लॉई उन्हें होल्ड करे और उसके बाद ही वो उन्हें बेचे, तो ही ये बेनिफिट मिल पाएगा। सो दिस वर द टैक्सेशन बेनिफिट्स विच वर अवेलेबल टू द स्टार्टअप। अब लास्ट पार्ट ऑफ माई स्पीच इज कंपनी लॉ कंप्लायंसेस। ये सारे हमने कंपनी कैसे बनानी, स्टार्टअप कैसे रजिस्टर करना, स्टार्टअप रजिस्टर कर लिया तो बेनिफिट क्या क्या होंगे, साथ ही स्टार्टअप को फंडिंग कैसे दिलवाना है, फंड कहाँ कहाँ से हो सकता है, स्टार्टअप को और क्या बेनिफिट्स अवेलेबल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और इनकम टैक्स में क्या बेनिफिट अवेलेबल है। पर ये सब करने के लिए ज़रूरी है कि हम कंप्लायंस पार्ट मजबूत रखें। तो वो क्या कंप्लायंस पार्ट है जो किसी स्टार्टअप को करने होते हैं, तो आप बताइए क्या कंप्लायंस हो सकते हैं। कि हमने 3 टैक्स देखे थे अभी तक, जीएसटी देखा था, इनकम टैक्स देखा था, प्रोफेशनल टैक्स देखा था। तो हम टैक्स वाइज कंप्लायंस समझते हैं। जीएसटी आपके हिसाब से क्या कंप्लायंस जीएसटी में होते हैं? राइट, हाँ, राइट। वो आप बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी पे गए, मैं सिर्फ कंप्लायंस जानना चाह रही हूँ। कंप्लायंस कैसे, कि अगर आप जीएसटी कंप्लायंट होना चाहते हो तो ये ज़रूरी है कि आप मंथली रिटर्न करें, राइट। जीएसटी के 2 रिटर्न से जो मंथली जाते हैं, पीवी और जीएसटीआर1। तो आप कोई भी कंपनी अगर जीएसटी कंप्लायंट होना चाहती है तो वो ये दोनों रिटर्न टाइम से भरते हैं। जीएसटी का एक एनुअल रिटर्न जाता है, जीएसटीआर9 इनको टाइमली भर दीजिए, सो यू आर अ जीएसटीआर कंप्लायंट, राइट। सिमिलरली अगर इनकम टैक्स कंप्लायंट हो तो आप इनकम टैक्स रिटर्न टाइम से भर दीजिए, विच इज़ वंस इन अ ईयर, राइट। सिमिलरली इनकम टैक्स में टीडीएस होता है, जिसको हम टैक्स डिडक्शन एट सोर्स कहते हैं। जैसे किसी का सैलरी एक लेवल से ज़्यादा गया तो वो पर्सन जो सैलरी पे कर रहा है उसे पे करते वक्त ही टीडीएस काट लेना है। सिमिलरली रेंट एक लेवल से ज़्यादा गया तो टीडीएस कटना है, राइट। तो जो टीडीएस काटना है, टीडीएस के रिटर्न क्वार्टरली जाते हैं, तो हर कंपनी को वो टीडीएस के कंप्लायंस क्वार्टरली करने हैं, तो वो कंप्लायंस फॉलो होने चाहिए। दैट मीन्स जीएसटी मंथली, टीडीएस क्वार्टरली, इनकम टैक्स ईयरली। सिमिलरली प्रोफेशनल टैक्स भी एक ईयरली कंप्लायंस है जो हर कंपनी ने फॉलो करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक आरओसी के कंप्लायंस होते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के। हमने कंपनी बनाई,
अब कंपनी बनाई है तो हम जैसे इनकम टैक्स को इन्फॉर्म कर रहे हैं मेरी क्या इनकम है, या हम जीएसटी को इन्फॉर्म कर रहे हैं क्या टर्नओवर हुआ, क्या सेल परचेज है। सिमिलरली रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज भी चाहता है कि मेरी कंपनी कहाँ चल रही है, क्या हो रहा है, कुछ डायरेक्टर्स में डिस्प्यूट तो नहीं हो रहा। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को भी हमें एनुअल कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। तो वो एनुअल कंप्लायंसेस हैं एजीएम करना। हर कंपनी के लिए कंपलसरी है कि साल में एक बार एजीएम करें। हमारा ईयर एंड होता है 31 मार्च को, तो 30 सितंबर के पहले हर कंपनी ने एजीएम कर लेनी है। सो एजीएम होने के बाद 2 स्पेसिफिक फॉर्म्स है जो हर कंपनी को आरओसी को फाइल करने होते हैं, जिसमें हम ऑडिटेड बैलेंस शीट फाइल करते हैं, एजीएम और बोर्ड मीटिंग का डिटेल्स देते हैं कि कंपनी ने साल भर में कितनी बोर्ड मीटिंग्स की, उनमें कोई स्पेसिफिक रिजोल्यूशन हुए वो पास हुए वो सबमिट करते हैं। सो आरओसी के कंप्लायंस में अगर हम कोई बैंक लिमिट लेते हैं तो चार्ज क्रिएशन भी आता है, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट भी फाइल करना रहता है। आरओसी के हमारे पास रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के रजिस्टर मेंटेन करने होते हैं, जिसमें बोर्ड मिनट का रजिस्टर होता है, बोर्ड मीटिंग के रजिस्टर होते हैं, अटेंडेंस रजिस्टर होता है, शेयर होल्डर रजिस्टर होता है, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर होता है, फिर आईपीआर के रजिस्टर्स होते हैं जो ट्रेडमार्क और कॉपीराइट से रिलेटेड होते हैं। तो ये सारे कंप्लायंस करने पड़ते हैं किसी भी कंपनी को। सो विद दिस आई केम टू द एंड ऑफ माई सेशन नाउ। बहुत सारा मतलब वॉट एवर आई फेल्ट कि जो स्टार्टअप्स के लिए ज़रूरी है और जो आपने जानना चाहिए वो सारा है ट्राइड टू कवर इट, एंड आई हैव ट्राइड कि टेक्निकल ना जाके एंड आई शुड एक्सप्लेन यू इन सच अ वे कि आपको ध्यान में रह पाए। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने इसका ना जो मेरा राइटअप है उसको एक पीडीएफ में कर लिया है, तो इन केस इफ़ यू वांट आई कैन शेयर इट विथ यू, तो आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दीजिए, तो कहीं भी कुछ ये रहता है। सो आई थिंक आई वॉज ऑडिबल, आई वॉज अंडरस्टैंडेबल, एंड थैंक यू फॉर सच अ पेशेंट हियरिंग कि लंच के लिए वेट नहीं किया, मतलब लंच के लिए वेट किया आपने मेरा सेशन सुनकर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।